आखिरकार ओम प्रकाश राजभर को अचानक क्यों आई चाचा शिवपाल की याद। यूपी चुनाव 2027 से पहले ओम प्रकाश राजभर ने एक और बड़ा बयान दे दिया है। ओम प्रकाश राजभर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और लगातार बयानों को लेकर तो सुर्खियों में बने ही रहते हैं। जिस तरीके की बयानबाजी करते हैं, उनके बयानों पर विवाद भी काफी होता है और राजनीति भी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। योगी आदित्यनाथ सरकार कैबिनेट में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि 2012 में चाचा शिवपाल को मुख्यमंत्री ना बनाए जाने का उन्हें आज भी मलाल है। नेताजी मुलायम सिंह यादव उस दौरान अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के बारे में सोच रहे थे और उस दौरान उस रेस में शिवपाल यादव सबसे आगे थे। हमने भी यही उम्मीद लगाई थी कि शिवपाल यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अचानक अखिलेश यादव की ताजपोशी हो जाती है। दावे तो यहां तक किए जाते हैं कि 10 मार्च 2012 को ही शिवपाल यादव को यह बताया गया कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगे, जबकि नेताजी के जहन में और नेताजी के घर में इस बात की पहले ही चर्चा हो चुकी थी कि इस बार अखिलेश यादव को यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर अब शिवपाल यादव को याद क्यों कर रहे हैं? क्या वापस समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने का कोई सवाल उनके मन में चल रहा है? 2027 की रणनीतियां क्या होंगी, इसको ओम प्रकाश राजभर ने पहले ही भांप लिया है। दरअसल बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों ने जब से गुपचुप मीटिंग की है, उसके बाद से प्रदेश का सियासी पारा चरम सीमा पर है। लगातार समाजवादी पार्टी के नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अपमानित ब्राह्मण नेताओं को अब समाजवादी पार्टी में आना चाहिए और अपनी राजनीतिक हैसियत और अपनी राजनीतिक मजबूती को पहचानना चाहिए। तो क्या अब यूपी में बीजेपी में भी हड़कंप मचने वाला है और एनडीए गठबंधन के साथी एनडीए गठबंधन को छोड़कर दूसरे राजनीतिक दलों की ओर जाने का कोई प्रयत्न करते हुए नजर आएंगे? इस पूरे मुद्दे पर चर्चा रहेगी। चर्चा ओम प्रकाश राजभर पर भी रहेगी कि आखिरकार उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया है, और इस चर्चा में सवाल होंगे। सवालों का जवाब देने के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ होंगे। सर, क्या देखते हैं शिवपाल यादव को लेकर बयान ओम प्रकाश राजभर का? जिस तरीके से बयान दिया है, इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि कहीं 2022 वाला सियासी समीकरण बैठाने की तैयारी में तो ओम प्रकाश राजभर नहीं जुट गए हैं। देखिए, ओपी राजभर की जो राजनीति है, बिल्कुल मैं ऐसा देखता हूं कि उनकी राजनीति खुद पर डिपेंड ना होकर दूसरे बाकी लोगों के ऊपर डिपेंड होती है। इसीलिए कभी बीजेपी के पाले में, कभी सपा के पाले में वो जाते हुए नजर आते हैं। आप देखेंगे 2022 में जिस तरह से समाजवादी पार्टी के साथ में वो गए, साथ में चुनाव लड़ा और 4-5 सीटें भी उनके हिस्से में आई, लेकिन जैसे ही सीटें आती हैं और सरकार बीजेपी की बन जाती है, और ये वही ओपी राजभर हैं जो पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ खूब बयानबाजी करते हुए आते हो, अनाप शनाप बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। अब शब्द जैसे कह सकते हैं शब्दों का प्रयोग करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब सरकार योगी जी की बन जाती है तब ओपी राजभर को योगी जी के अंदर बहुत बेहतर इंसान दिखाई पड़ते हैं, बेहतर सीएम नजर आते हैं, पीएम मोदी की तारीफ करते हुए नजर आते हैं और आखिरकार वो एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाते हैं और बीजेपी सरकार के साथ में जुड़कर मंत्री पद भी हासिल कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही 2024 का चुनाव आता है, उनके बेटे अरविंद राजभर को घोसी कह सकते हैं सीट से मौका मिलता है चुनाव में जाने का, और चुनाव में उनके बेटे हार जाते हैं। उसके बाद आप देखिए ओपी राजभर का क्या सुर आता है कि अब मोदी और योगी का जो मैजिक है पूरी तरह से खत्म हो चुका है, पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। ये उस वक्त ओपी राजभर का कहना था। तो आप समझ सकते हैं कि जो मौका परस्ती की राजनीति होती है वो ओपी राजभर को करना आती है। इसी तर्ज पर अब वो बयानबाजी कर रहे हैं कि भाई 2012 में तो अखिलेश यादव को नहीं, शिवपाल यादव को मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, और तमाम तरह की बातें इस तरह की करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, आज से 10-12 साल पहले जो चीज गुजर चुकी है उसको लेकर बात करना और बयान देना मेरे ख्याल से गड़े मुर्दों को उखाड़ना बेहतर ये होगा ओपी राजभर के लिए कि अपनी पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे अब उनकी जो राजनीति है उसको बेहतर किया जाए, और कैसे जो घोसी की में उपचुनाव होने वाला है विधानसभा का, वहां पर सीट हासिल की जाए। वो सब पे ध्यान लगाने के बजाय वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। क्या वो सपा में वापसी का इंतजार कर रहे हैं? क्या शिवपाल के सहारे
अखिलेश के साथ में फिर से हाथ मिलाना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी में जो तवज्जो उनको आपसे पहले मिला करती थी वो अब मिलती हुई दिखाई नहीं पड़ रही। जब से उनके बेटे चुनाव हारे उसके बाद तो स्थिति बहुत ज्यादा बदली हुई दिखाई देती है। अब्बास अंसारी के मुद्दे पे भी उनका जो बयान था वो खुलकर सामने नहीं आया, उसको लेकर भी उनकी आलोचना हुई। आपने देखा बिहार में उन्होंने सीटें मांगी, दिल्ली में उन्होंने सीटें मांगी, लेकिन बीजेपी ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो अब चूंकि उत्तर प्रदेश चुनाव का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है, साल भर के आसपास का वक्त चुनाव में रह गया, तो ऐसे में ओपी राजभर अपनी संभावनाएं अब बाकी दलों में भी तलाशते हुए एक बार फिर नजर आ रहे हैं। ये ओपी राजभर के बारे में आपने पूरी विस्तृत जानकारी प्राप्त की। अब बात करते हैं यूपी के एक और बड़े कद्दावर नेता राजा भैया के बारे में। राजा भैया भी जिस तरीके से राजनीति को लेकर सक्रिय रहते हैं, कुंडा से विधायक राजा भैया जब बयान देते हैं तो बयान पर हर पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया आती है और बयान जो देते हैं उसका राजनीति में काफी असर भी देखने को मिलता है। हाल ही में जिस तरीके से यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो समाप्त हुआ है उसमें वंदे मातरम को लेकर भी राजा भैया ने ये कहा कि आने वाले वक्त में प्रदेश की जनता को भी ये ध्यान रखना होगा कि कौन वंदे मातरम बोलता है और कौन नहीं बोलता है, और जो नहीं बोलता है उसे सबक सिखाने की जरूरत है। 2027 का चुनाव होगा यूपी में, और यूपी में राजा भैया की मौजूदगी काफी अहम हो जाती है। गठबंधन पर भी चर्चाएं शुरू हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से जो खबरें सामने आई है वो ये है कि समाजवादी पार्टी पहले से ही राजा भैया को ऑफर दे चुकी है कि वो आए, टिकटों का और सीटों का जो शेयरिंग का फॉर्मूला है वो आराम से टेबल पर बैठकर तय हो जाएगा। तो क्या राजा भैया समाजवादी पार्टी की ओर रुख करने वाले हैं? अमन जी, इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, अभी बहुत कुछ कहना मेरे ख्याल से जल्दबाजी हो जाएगा, लेकिन हाँ ये बात आपने सही कही, कहीं ना कहीं जो खबरें हैं निकलकर वो सामने आ रही हैं। सूत्रों के हवाले से कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई देखिए 2024 में जो बीजेपी का हशर रहा, जिस तरह का परफॉर्मेंस बीजेपी का निकल कर सामने आया, उससे बहुत ज्यादा हताश बीजेपी के नेता इस बात से भी रहे कि अगर राजा भैया को मना लिया जाता तो पूर्वांचल में शायद उनकी स्थिति बेहतर हो सकती थी। लेकिन जिस तरह से राजा भैया ने खुलकर एक तरीके से कहें अखिलेश यादव का समर्थन कर दिया, सपा का सपोर्ट कर दिया, और नतीजा ये रहा कि समाजवादी पार्टी जो अब तक 15-20 अधिक से अधिक सीटों पर नजर आती थी, 10 से 12 सीटों पर नजर आती थी, वो अचानक 37 सीटों पर पहुंच जाती है। यानी कि एक कह सकते हैं उनके समर्थन ना करने का असर बीजेपी को यह होता हुआ दिखाई पड़ा कि जो बीजेपी 2014 में 71-72 सीटों पर दिखाई पड़ी, 2019 में 62-63 सीटों पर नजर आई, वो बीजेपी अचानक से 30-31 सीटों पर आ गई। वो तो भला मायावती जी का हो जो अकेले होकर चुनाव लड़ती हुई दिखाई पड़ी। अगर वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा होती तो आप ये मानकर चलिए कि 16 ऐसी सीटें थी जो सीधे तौर पर मायावती की वजह से बीजेपी जीत पाई। अगर मायावती इस तरफ आ जाती यानी कि इंडिया गठबंधन तरफ चली जाती तो आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी 15-16 सीटों पर उत्तर प्रदेश में रह जाती। तो यहाँ राजा भैया की जो कमी है बीजेपी को पूरी तरह खली है। अगर राजा भैया को बीजेपी नहीं मना पाई और सपा की तरफ उनका रुख रहा तो आप ये मानकर चलिए कि यहाँ सपा जो है कोई बड़ा खेल करती हुई दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि बीते विधानसभा चुनाव में भी 110-11 सीटें तो अकेले सपा को ही आई थी। आप ये मानकर चलें कि अगर यहाँ सपा जो है कुछ और मजबूत सीटों के ऊपर, खासकर मायावती के ऊपर जिस तरह की बातें चल रही हैं कि अगर वो अपने साथ ले आते हैं, राजा भैया को मना लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जो स्थिति है वो मजबूत होती हुई दिनेश जी दिखाई पड़ेगी। समाजवादी पार्टी मजबूत हो सकती है और इस बार अखिलेश यादव नए तेवर के साथ नजर आ रहे हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव में जो जीत मिली समाजवादी पार्टी को, वो वाकई कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की पार्टी में और अखिलेश यादव के लिए आत्मविश्वास से लबरेज कर देने वाली जीत थी। उसी जीत का बार बार जिक्र करते हुए 2027 की सियासी रणनीतियां बनाने के लिए अखिलेश यादव मुस्तैद नजर आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि छोटे क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का इस 2027 में क्या बड़ा योगदान रह पाता है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।